बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू महीउद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। हम केमिस्ट्री एमडी कैट यूएचएस लेक्चर 45 हाइड्रोकार्बन्स पर हैं। बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन और एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। स्टूडेंट्स, हम बेंजीन से स्टार्ट करते हैं। बेंजीन, स्टूडेंट्स, डिस्कवरी ऑफ बेंजीन के हवाले से अगर बात करें तो ये माइकल फैराडे ने, इसने इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया। और दूसरा साइंटिस्ट है हॉफमैन। हॉफमैन ने इसको कोल टार से एक्सट्रैक्ट किया, कोल टार। तो ये डिस्कवरी ऑफ बेंजीन के रिलेटेड दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। स्टूडेंट्स, दो टॉपिक्स इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये मैं लेक्चर नंबर 39 में डिस्कस कर चुका हूं। आपने वो देखा है, उसको दोबारा देख लें, वही काफी है। ये दोबारा नहीं हम यहां पर डिस्कस करना चाहते। और नोमेनक्लेचर, इस लेक्चर को लंबा होने से बचाने के लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप उसको बुक से रीड कर लें, रीड फ्रॉम बुक। तो ये टाइम सेविंग होगा हमारे लिए। हम स्ट्रक्चर से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, स्ट्रक्चर। बेंजीन के लिए स्ट्रक्चर की डिस्कशन में हम सबसे पहला जिक्र एलिमेंटल एनालिसिस का करेंगे। एलिमेंटल एनालिसिस, उससे हमें पता चला कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, कंबशन एनालिसिस से, कंबशन एनालिसिस, उससे हम एम्पिरिकल फार्मूला लेते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला दैट इज CH, और एम्पिरिकल फार्मूला मास इज कार्बन 12 है, प्लस 1 हाइड्रोजन, 13 AMU। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास है। सेकंड, इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्टूडेंट्स, ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसको वेपर डेंसिटी से लिया गया, वेपर डेंसिटी मेथड, एंड इट वाज फाउंड C6H6 and molecular formula mass was found 78.108 AMU। स्टूडेंट्स, अगर MCQ में 78.108 की ऑप्शन भी मौजूद हो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस के लिए और 78 की ऑप्शन भी मौजूद हो
तो आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे? अगर वेपर डेंसिटी मेथड होगा तो ज्यादा एक्यूरेट इसकी बात 78.108 है, फिर आप उन दोनों में से ये सिलेक्ट करना चाहिए आपको। और अगर सिर्फ 78 गिवन हो तो डेफिनेटली फिर आपको वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम इसको कंपेयर करते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन से। अल्केन्स CN H2N +2, अल्कीन्स CN H2N, अल्काइंस CN H2N -2। स्टूडेंट्स आप वन बाय वन इन पे गौर करें। अल्केन में हाइड्रोजन कार्बन से डबल +2 है, अल्कीन में एग्जैक्टली डबल है और अल्काइन में डबल -2 है। जबकि इसके मुकाबले में हम बेंजीन लिखते हैं, बेंजीन इट इज C6H6 और इसका फार्मूला बनाएं तो ये CnHn बन रहा है। ये सजेस्ट करता है कि इट इज हाईली अनसैचुरेटेड, हाईली अनसैचुरेटेड। हाईली अनसैचुरेटेड। स्टूडेंट्स अब दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स को हम डिस्कस करते हैं जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर हैं। उसके साथ फिर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स जो कि केकूल स्ट्रक्चर और डेवार स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर उनके लिए हम एक टेबल डिस्कस करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2। स्टूडेंट्स इसके लिए नाम आईयूपैक नेम 1,5 हेक्सा डाईईन 3 आयन, 1,5 हेक्साडाईईन 5 आयन, ये इसका स्ट्रक्चर नंबर 1 है। अब इसी का ओपन चेन स्ट्रक्चर नंबर 2 लिखते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये 1,5 हेक्सा डाई आयन है, 1,5 हेक्सा डाई आयन। स्टूडेंट्स इसके बाद हम केकूल स्ट्रक्चर्स और डेवार स्ट्रक्चर्स को भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ये जो ड्रा कर रहा हूं ये केकूल स्ट्रक्चर है, केकूल स्ट्रक्चर्स। और इसके बाद मैं 3 डेवार स्ट्रक्चर्स आपके सामने ड्रा कर रहा हूं। These are डेवार स्ट्रक्चर्स। स्टूडेंट्स ये हमने टोटल 7 स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर दिए हैं। अब मैं एक टेबल आपके सामने लेकर आ रहा हूं। उस टेबल में 2 चीजों का कंपैरिजन होगा, एक तो केकूल स्ट्रक्चर का यानी साइक्लिक और दूसरा ओपन चेन स्ट्रक्चर का। स्टूडेंट्स अब ओपन चेन में देखें, एक डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है और तीसरी चीज ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसमें अनसैचुरेशन कितनी है? अगर हाइड्रोजन ऐड करें
तो डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन लेगा, ट्रिपल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन लेगा और एक और डबल बॉन्ड 1 हाइड्रोजन लेगा, तो टोटल 4। ट्रिपल बॉन्ड 2 लेगा, दूसरा ट्रिपल बॉन्ड भी 2 लेगा, तो टोटल 4। लेट्स कम टूवर्ड्स द टेबल। स्टूडेंट्स, इसमें है रिएक्शन विद ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं। और यहां पर हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखने का मतलब केकूल स्ट्रक्चर है, केकूल स्ट्रक्चर। इसको हम फिल करते हैं। अगर हम रिएक्शन विद हाइड्रोजन डिस्कस करें, ये RXN, ये मैं रिएक्शन के लिए सिंबल लिख रहा हूं विद हाइड्रोजन। ओपन चेन को हम ट्राई करें तो 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन आर कंज्यूम्ड, और जब हम बेंजीन को ट्राई करते हैं तो 3 मोल हाइड्रोजन यूज्ड। इसका मतलब यह है कि अगर ओपन चेन होती तो 4 मोल होने चाहिए, अब कैकूल स्ट्रक्चर को ट्राई किया है तो 3 मोल है, तो फिर कैकूल स्ट्रक्चर यहां पर हमें इससे बेहतर स्ट्रक्चर लग रहा है, यानी ओपन चेन बेंजीन नहीं होगी। रिएक्शन विद क्लोरीन, ओपन चेन में क्लोरीन 4 मोल यूज होनी चाहिए, बट एक्चुअली कितनी यूज हुई? 3 मोल Cl2, 3 मोल क्लोरीन यूज हुई। अगेन केकूल स्ट्रक्चर को यहां पर फेवर मिल रही है। रिएक्शन विद KMNO4, KMNO4 डीकलराइज, KMNO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। कलर डिस्चार्ज लिखें या डीकलराइज लिखें, और बेंजीन को ट्रीट करें जिसका स्ट्रक्चर हम केकूल के मुताबिक समझ रहे हैं। अगर केकूल के स्ट्रक्चर को देखें तो 3 डबल बॉन्ड नजर आते हैं, लेकिन जब उसको हम KMNO4 से ट्राई करते हैं तो स्टूडेंट्स वो डीकलराइज नहीं होता। ये एक ऑब्जेक्शन है कि क्यों नहीं होता। अगर वो 3 डबल बॉन्ड है तो फिर तो होना चाहिए डबल बॉन्ड को, वो अनसैचुरेशन टेस्ट में जैसे आपने पिछले हिस्से में पढ़ा था। फिर मोनो सब्स्टिट्यूशन, मोनो सब्स्टिट्यूशन, मोनो सब्स्टिट्यूशन। ओपन चेन 3 आइसोमर्स देता है, आइसोमर प्रोडक्ट्स, और बेंजीन सिर्फ एक प्रोडक्ट देगा। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे। और डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूशन मोर देन 3, मोर देन 3 प्रोडक्ट्स, और यहां पर 3 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। 3 प्रोडक्ट्स कैसे, और मोनो सब्स्टिट्यूशन वाला जो पॉइंट है वो कैसे, स्टूडेंट्स अब उस पर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बेंजीन की केकूल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और उस पर मोनो सब्स्टिट्यूशन करें, यानी कोई एक ग्रुप लगाएं, एक्स ग्रुप, तो स्टूडेंट्स वो आप ऊपर लगाएं, नीचे लगाएं, लेफ्ट पे लगाएं, राइट पे लगाएं, जब पहला ग्रुप लगता है तो उसी को ग्रुप पोजीशन नंबर 1 समझा जाता है बेंजीन पे। तो सारे कार्बन इसके इक्विवेलेंट हैं, लिहाजा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इन बेंजीन इफ वी कंसिडर इट लाइक केकूल स्ट्रक्चर। और अगर ओपन चेन होंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन नंबर 1 पे भी ग्रुप लग सकता है, 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 2 पे भी ग्रुप लग सकता है, 1 2 3
4, 5, 6। कार्बन नंबर 3 पे भी ग्रुप लग सकता है। आप नेक्स्ट पे लाएंगे तो वो 4 नहीं होगा, क्योंकि लेफ्ट से नंबरिंग कर लेंगे तो फिर वो 3 ही रहेगा। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ओपन चेन में 3 हो सकते हैं, बेंजीन में सिर्फ 1 होगा। अब मैं डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात करता हूं। वन ग्रुप इज X एंड अदर ग्रुप इज Y। X, Y। X एंड Y। स्टूडेंट्स, सबसे पहला 1, 2 पोजीशन है, इसको आर्थो पोजीशन भी कहते हैं। सेकंड वाला 1, 3 पोजीशन है, इसको मेटा पोजीशन भी कहेंगे। और नेक्स्ट वाला 1, 4 पोजीशन है, उसको पैरा पोजीशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हमें 4 प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं, 3 प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं दैट आर डाई सब्स्टिट्यूटेड। लेकिन अगर इसी चीज को हम मोनो ओपन चेन में लेंगे तो ये मोर देन 3 पॉसिबल हैं। उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि वो गैर जरूरी हो जाएगा। बस कह दिया कि वो मोर देन 3 हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, एक्स रेज एनालिसिस की बात करते हैं। एक्स रेज एनालिसिस। एक्स रेज से हमें पता चला कि बेंजीन इज रेगुलर, साइक्लिक, हेक्सागोनल structure. All carbon atoms are in same plane. स्टूडेंट, सेम प्लेन में हो तो उसे कोप्लेनर भी कहते हैं, और ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी होता है। नंबर 3, कार्बन 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 bond angle was found to be 120. Carbon carbon hydrogen bond angle is again 120. Carbon carbon bond length is 139.7 picometer is equal to 1.397 angstrom. Carbon hydrogen bond length is 109 picometer, 1.09 angstrom. और all carbon carbon and carbon hydrogen bond length are same respectively. इसका ये मतलब नहीं समझ लेना कि कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन दोनों इक्वल है, नहीं। हर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ दूसरी कार्बन कार्बन के इक्वल है, और हर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ दूसरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ के इक्वल है। स्टूडेंट्स, इसको अब एक डायग्राम में स्ट्रक्चर में लेकर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये जो हम पॉइंट लगा रहे हैं, आप इनको कार्बन समझें, तो स्टूडेंट्स हम इनके लिए एक स्ट्रक्चर इस तरह बना रहे हैं। इसके ऊपर हर जगह पर हम हाइड्रोजन लगा रहे हैं। ये जो पिंक पॉइंट है, हम इसको हाइड्रोजन समझ रहे हैं। या अगर इधर कार्बन और हाइड्रोजन लिख भी दिया जाए
तो इट्स ओके। ये साइक्लिक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स इसमें जरा आप देखें कि कार्बन 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 बॉन्ड एंगल कितने का नजर आ रहा है, 120 का। कार्बन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल कितने का नजर आ रहा है, अगेन 120 का। इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 139.7 पिकोमीटर है और जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है वो 109 पिकोमीटर्स है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरेज एनालिसिस आपके सामने पेश किया, जो चीजें उधर थी वो इधर भी बता दी। इसमें डबल बॉन्ड हमने कोई भी शो नहीं किया, कह दिया कि कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन सिंगल, यहां पर सारे के सारे इक्वल बॉन्ड लेंथ के हैं। अब अल्केन अल्कीन अल्काइन के साथ हम कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ करते हैं बेंजीन का। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन अल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन alkene and carbon carbon triple bond in alkyne. स्टूडेंट्स अल्केन में ये 154 पिकोमीटर है, अल्कीन में ये 134 पिकोमीटर है और अल्काइन में ये 120 पिकोमीटर्स है। और इसके साथ हम कंपेयर करते हैं बेंजीन को, दैट इज 139.7 पिकोमीटर कार्बन कार्बन इन बेंजीन। तो स्टूडेंट्स आप इससे कंपेयर करें, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है फ्रॉम बेंजीन, और दूसरा आप डबल से कंपेयर करें कि नॉर्मल डबल बॉन्ड जो अल्कीन में होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम है और बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो फिर यहां से हम क्या कंक्लूजन ले रहे हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आर नॉट ट्रू डबल बॉन्ड्स, not true double bonds in alkene। ट्रू डबल बॉन्ड होते तो एग्जैक्टली अल्कीन जितने होते, जो कि नहीं है, और अल्कीन जितने भी नहीं है, यानी बेंजीन की बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की इन बिटवीन सिंगल एंड डबल है। तो हम कह रहे हैं कि ये ट्रू डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन आर नॉट ट्रू डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन लिखना चाहिए यहां, बेंजीन। स्टूडेंट्स हमारी बुक में एक एमसीक्यू है कि उसकी ऑप्शंस हैं कि 3 पाई बॉन्ड है बेंजीन में या 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो हम डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये बॉन्ड ट्रू पाई बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इनको 3 पाई बॉन्ड्स या 3 डबल बॉन्ड्स डिस्कस नहीं करते एज एमसीक्यू इन बुक। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्शन टू केकूल स्ट्रक्चर, कि हमने ये जो डिस्कशन की है कि केकूल स्ट्रक्चर से काफी सारी मिलती जुलती चीजें हैं जैसे कि टेबल में डिस्कस हुई, तो डिफरेंसेस क्या हैं उसको भी देखते हैं। ऑब्जेक्शन टू केकूल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहला पॉइंट इन ऑब्जेक्शंस में ये है स्टूडेंट्स, वाई ऑल बॉन्ड लेंथ in benzene are same।
as कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मस्ट बी ग्रेटर देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये बॉन्ड लेंथ सारी सेम क्यों है? इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 139.7 है सबकी। नेक्स्ट है वाई इट डू नॉट डीकलराइज KMnO4। अगर इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं तो KMnO4 क्यों डीकलराइज नहीं होती? तीसरी बात, वाई बेंजीन प्रेफर सब्स्टिट्यूशन। स्टूडेंट्स, ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये सैचुरेटेड टाइप रिएक्शन है। अगर बेंजीन का सैचुरेटेड बिहेवियर एक्सप्लेन करना हो तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। वाई इट प्रेफर सब्स्टिट्यूशन ओवर एडिशन? रिएक्शन, और एडिशन जो है वो अनसैचुरेटेड टाइप रिएक्शन है। अनसैचुरेटेड, तो बेंजीन सैचुरेटेड भी है अनसैचुरेटेड भी है, इसका सैचुरेटेड बिहेवियर प्रेफर क्यों होता है? स्टूडेंट्स, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें इंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन की जरूरत है, और उसके लिए हम एक टेबल डिस्कस करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन इज रिलेटेड विद इंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। स्टूडेंट्स, हमने अल्कीन में पढ़ा है कि जब हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन की जाए तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के लिहाज से हम एक चीज डिस्कस करते हैं। लाइक इफ वी स्टार्ट इट फ्रॉम साइक्लोहेक्सीन, एक डबल बॉन्ड है, हमने उसमें हाइड्रोजन ऐड की प्लैटिनम की मौजूदगी में, इट इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें -119.5 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिलीज हो। और जब हमने प्रैक्टिकली इसको चेक किया तो एक्चुअली ये 119.5 किलो जूल पर मोल ही था। मैं बार बार नहीं लिख रहा किलो जूल पर मोल। और इसकी रेजोनेंस एनर्जी 0 आई। व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। सेकंड ये है कि साइक्लोहेक्साडाइईन 2H2 प्लैटिनियम, और आप साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, ये साइक्लोहेक्सेन बना। स्टूडेंट्स, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब 2 डबल बॉन्ड हैं तो एनर्जी भी डबल हो जाएगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू -239 है। प्रैक्टिकली जब हमने इसको ट्राई किया तो इट वाज फाउंड 231.5 किलो जूल पर मोल, और इसकी रेजोनेंस एनर्जी कितनी आई है? 7.5। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि साइक्लोहेक्सीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है, साइक्लोहेक्साडाइईन की कितनी है, और साइक्लोहेक्साट्राइईन यानी कैकूल स्ट्रक्चर के मुताबिक जो बेंजीन है वो यूं है ना, साइक्लोहेक्साट्राइईन 3 हाइड्रोजन प्लैटिनियम अगेन कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन। एक्सपेक्टेड ये है कि 358.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो। 3 इंटू 119.5 क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है, तो एक्चुअली इट वाज फाउंड 208। काफी सारा डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस कितना है? 150.5 का। स्टूडेंट्स, अब 3 हिंट आपके सामने मैं लिखना चाहता हूं। फर्स्ट वन इज enthalpy of hydrogenation, H for hydrogenation, is inversely proportional to
स्टेबिलिटी। अगर इंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन ज्यादा है तो फिर स्टेबिलिटी कम होगी। नंबर 2, रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स, रेजोनेंस एनर्जी क्या है? इट इज डिफरेंस बिटवीन expected or observed enthalpy of hydrogenation minus actual enthalpy of hydrogenation. Actual enthalpy of hydrogenation. स्टूडेंट्स, अब जरा देखें, इस पॉइंट को देख लें जिन पे मैं स्टार लगा रहा हूं। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन बहुत ज्यादा है, तो इसको बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। एक्सपेक्टेड ये है, बट एक्चुअली इट वाज फाउंड वेरी लो देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। अगर वो वैल्यू लो होगी तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि बेंजीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल है, इसी वजह से वो KMnO4 से रिएक्ट नहीं करती। और उस स्टेबिलिटी का आइडिया डिफरेंस से नजर आ रहा है कि डिफरेंस बहुत बड़ा है तो रेजोनेंस एनर्जी बहुत बड़ी है। रेजोनेंस एनर्जी बहुत बड़ी होगी तो फिर स्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन को डिस्कस करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, डेफिनेटली ये बातें हम बेंजीन के लिए पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम बेंजीन में 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे यहां पर। फर्स्ट इज एवरी कार्बन एटम इज sp2 hybrid. Point number 2 is there are 6 carbon-carbon sigma bond और ये सिग्मा बॉन्ड sp2 ओवरलैप sp2 से बने हैं। नंबर 3, 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये sp2 और s ओवरलैप से बने हैं। ये मैं डायग्राम बनाता हूं तो समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में VBT और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड डिस्कस की हुई है। आप वो थोड़ा सा रिव्यू कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सिग्मा और पाई कैसे बनते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज 2pz अनहाइब्रिड कार्बन एटम ऑन अनहाइब्रिड कार्बन एटम नहीं, ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ऑन एवरी कार्बन एटम, हर कार्बन एटम पर वो मौजूद है। उसके बाद 2pz ओवरलैप विद 2pz पैरेलल, उससे पाई बॉन्ड बनेगा। उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी above and below न्यूक्लियर एक्सिस है
और आखिरी बात कि उसमें कंटिन्यूअस शीथ ऑफ delocalized पाई इलेक्ट्रॉन्स है। स्टूडेंट्स हम इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं तो ये सारे पॉइंट हमें ज्यादा क्लियर लगेंगे। स्टार्ट इट विद 6 पॉइंट्स। स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट्स हैं ये कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिड है। sp2 हाइब्रिड में 3 ऑर्बिटल बनते हैं, 2 दूसरे एटम्स की तरफ और एक कॉर्नर की तरफ। ये सारे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अब जो नेक्स्ट कार्बन है उसके लिए भी sp2 हाइब्रिड है। स्टूडेंट जाहिर है आपने डायग्राम तो नहीं बनानी ना, आपने तो सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, लेकिन इसकी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। इधर को अब इसके लिए भी नेक्स्ट के लिए भी 3 है, 1 2 3, 1 2 3, इसके लिए 1 2 3। तो स्टूडेंट्स अब जरा इस बात को समझें। हमने कहा कि 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड हैं, वो कैसे बनेंगे? स्टूडेंट्स ये जो दोनों मिले हैं ये sp2 और sp2 है, तो sp2 ओवरलैप 1 2 3 4 5 और 6, ये हेड ऑन ओवरलैप है इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। स्टूडेंट्स अब ऑक्सीजन एटम में s स्फेरिकल ऑर्बिटल होता है और हर एक sp2 ऑर्बिटल में एक ओवरलैपिंग आपको नजर आ रही है। स्टूडेंट्स अब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, इट इज sp2 एंड s ओवरलैप, तो ये भी कौन सा बॉन्ड होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। तो ये हमने sp2 और s ओवरलैप को डिस्कस कर दिया, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड, और टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड हमें नजर आए। स्टूडेंट्स अब हम इसके लिए अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स को डिस्कस करते हैं। लाइक यूं, और इसके लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में px और 2py यूज हो गए और 2pz हाइब्रिडाइज नहीं हुआ। अनहाइब्रिड फॉर्म में हर एक कार्बन पे मौजूद है। स्टूडेंट्स मैं इसको शेड कर रहा हूं, अपर लोब को ग्रीन शेड कर देता हूं और लोअर लोब को मैं वाइट शेड से रिप्रेजेंट करूंगा ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। अब हम अपर लोब को अपर लोब से मिलाते हैं, और लोअर लोब को जो कि वाइट है लोअर लोब से मिलाते हैं। स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि पिंक के ऊपर भी एक ओवरलैप नजर आ रहा है और पिंक के नीचे भी। पिंक एक्चुअली वो एक्सेस है जहां पे कार्बन एटम मौजूद है, वो प्लेन है, और above the plane and below the plane, above nuclear axis and below nuclear axis, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मौजूद है
हमने आखिरी पॉइंट क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस शीथ ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, हमने जो केकूल स्ट्रक्चर डिस्कस किए हैं लाइक दिस स्टूडेंट्स, इसके ये शिफ्ट होते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे, तो एक दूसरी रेजोनेंस फॉर्म हमें नजर आ जाती है। और ये भी शिफ्ट होते रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर स्टूडेंट्स एक दो एमसीक्यू करते हैं, बल्कि एक ही एमसीक्यू करते हैं और फिर इसको वाइंड अप कर देंगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन? ऑप्शन अल्फा, it is Kekulé structure. Option beta, it is a Devers structure. Charlie. Circle and delta, none of these, और eta option है all of these. तो स्टूडेंट्स ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। एक्चुअल स्ट्रक्चर इज नॉट नाउन, एक्चुअल इज नॉट नाउन। ये जो चार्ली है ये तो डीलोकलाइजेशन को और डिफ्यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को और कंटिन्यूअस शीथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को शो करवा रहा है। स्टूडेंट्स इसका जवाब और टेक्निकली समझें कि अगर रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन में मौजूद है, इसका मतलब है एक्चुअल का और एक्सपेक्टेड में डिफरेंस मौजूद है। अगर रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन की जीरो होती तो फिर हम उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर डिस्कस कर सकते थे, यानी जो एक्सपेक्टेड है वही एक्चुअल है। अगर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में डिफरेंस है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि बेंजीन का एक्चुअल स्ट्रक्चर पता ही नहीं है कि क्या है, अदरवाइज हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी का पता होता फॉर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। और अब आखिरी बात इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वो केकूल और डेवर स्ट्रक्चर्स के लिए। ये एक बन गया सेकेंड डेवर स्ट्रक्चर, और थर्ड डेवर स्ट्रक्चर बन गया। स्टूडेंट्स ये केकूल के स्ट्रक्चर हैं, केकूल, और इनकी बेंजीन के साथ रिजेंबलेंस 79% है। इसको आप अप्रोक्सीमेटली 80% कह सकते हैं। एंड दीज आर कंसिडर्ड एज मेजर कंट्रीब्यूटर। और ये वाला हिस्सा जो है इसमें ये डेवर के लिए है, डेवर स्ट्रक्चर्स, और ये 21% मैच करते हैं। एंड दीज आर माइनर कंट्रीब्यूटर्स। इसका मतलब है मेजर कंट्रीब्यूटर जो हैं वो बेंजीन से ज्यादा रिजेंबल करते हैं और माइनर कंट्रीब्यूटर जो हैं वो बेंजीन से कम रिजेंबल करते हैं, लेकिन सारे थोड़ा थोड़ा रिजेंबल करते हैं। और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है इज मिक्सचर और हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज, एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज नॉट नाउन। स्टूडेंट्स हमने इसमें एमसीक्यूज बहुत कम डिस्कस किए हैं। हम आखिरी लेक्चर में बेंजीन के पोर्शन के सिर्फ एमसीक्यूज ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में हम केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हमारा लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।